गुड मॉर्निंग साਰਿਆਂ जैसा कि अपने पिछले वीडियो में अपन ने डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट या अपन उससे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। आइए अब अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन देन द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सब्सटेंस सेड टू बी ऑक्सीडाइज। मतलब यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ या सब्सटेंस ऑक्सीजन का ग्रहण करता है मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और चूंकि जो पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है मतलब जिसने ऑक्सीकरण ग्रहण किया है वो पदार्थ ऑक्सीकृत पदार्थ कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन मतलब अभिक्रिया के दौरान, यानी कि अभिक्रिया हो रही है उसी दौरान यदि कोई सब्सटेंस या फिर पदार्थ गैस मतलब ग्रहण कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को, तो उस अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और चूंकि जिस पदार्थ ने ऑक्सीकरण को ग्रहण किया है उस पदार्थ को ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या फिर ऑक्सीकृत पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि यदि ये मैग्नीशियम कोई अपन इसको सब्सटेंस मान रहे हैं, ये मतलब पदार्थ है जो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया के दौरान इसने ऑक्सीजन को ग्रहण करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है यानी कि उसको ग्रहण किया है। तो ये पदार्थ है जो ऑक्सीकृत हुआ। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन इसकी एक और परिभाषा देख सकते हैं। यदि कोई अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के दौरान कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन का निष्कासन कर रहा है मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं, इसमें देखिए आप हाइड्रोजन सल्फाइड है वो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यहाँ सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो सल्फाइड है उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ है। If a substance loses hydrogen during a reaction, then the reaction is called oxidation reaction. मतलब अभिक्रिया के दौरान ही कोई सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि यदि अभिक्रिया के दौरान ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब अभिक्रिया के दौरान कोई सब्सटेंस है यदि हाइड्रोजन का ग्रहण करता है मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इफ ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन एंड सब्सटेंस सेड टू बी रिड्यूस्ड। मतलब यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ है वो हाइड्रोजन का ग्रहण करता है मतलब वो हाइड्रोजन को ग्रहण करता है या उस पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को रिडक्शन रिएक्शन या फिर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है उस पदार्थ को रिड्यूस्ड सब्सटेंस या फिर अपचयित पदार्थ कहते हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट उदाहरण अपन ले सकते हैं एथीन का। यदि एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवा दी जाए
निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वो अपचयित होकर एथेन का निर्माण करता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो एथीन है वो हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन है वो एथीन के साथ जुड़ गया है, यानी कि यहाँ पे एथीन का अपचयन हो रहा है। किसमें हो रहा है? एथेन में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब आप इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ है वो यदि ऑक्सीजन का निष्कासन कर रहा है तो इसी अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन कार्बन के साथ करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक तो जिंक का निर्माण होता है और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिंक है उसने ऑक्सीजन का निष्कासन किया है और क्या बना है? जिंक। तो ये इस अभिक्रिया से अपन को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हुआ है, या फिर जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में रिड्यूस्ड हुई है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन रिडक्शन अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको एक, यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स रिएक्शन या फिर अपोपचय अभिक्रिया, या अपन सरल शब्दों में उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन वन रिएक्टेंट gets oxidized while the other gets reduced. Such reactions are called as oxidation and reduction या फिर redox reaction। मतलब यदि कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया के दौरान कोई किन्हीं दो अभिकारकों में से, रिएक्टेंट्स या क्रियाकारकों में से एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जबकि जो दूसरा क्रियाकारक है उसका यदि अपचयन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यदि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि H2 के साथ हीट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो अपन को कॉपर प्लस H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉपर में। तो यहाँ पे देखिए कि आप जो ऑक्सीजन है वो कॉपर से अलग हो गया है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन। ओके। और यहाँ पे आप देखिए कि जो दूसरा क्रियाकारक क्या है? हाइड्रोजन है। चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो यदि कोई क्रियाकारक ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर उसके साथ जुड़ जाता है या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और खुद ऑक्सीकरण तो हो रहा है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए H2 है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, तो ये ऐसी अभिक्रिया को अपन ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका अपन दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है वो यदि कार्बन के साथ क्रिया कर रहा है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो जिंक है उससे तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो लूजेज ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन यानी अपचयन। मतलब यदि किसी क्रियाकारक से या फिर सब्सटेंस से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा अपन के पास सब्सटेंस कौन सा है? कार्बन, या फिर क्रियाकारक कौन सा है? कार्बन है। तो
आप यहाँ देखिए जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ड्यूरिंग ए रिएक्शन यदि कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन का गेन करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ओके, अब आपके यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पूरी होती है। अब अपन शुरू करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल या एसिड और बेस या सार जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो सॉल्ट या लवण और वाटर यानी कि जल का निर्माण करते हैं। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या फिर ऐसी अभिक्रियाएं जो हिंदी में अपन बोले तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक क्रियाकारक अम्ल हो और दूसरा क्रियाकारक क्षार हो, दोनों जब अभिक्रिया करे और लवण का निर्माण करे, साथ में यदि जल प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अम्ल HCl ले ले, उसकी अभिक्रिया कोई बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले। यदि इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं अपन, तो एक तो NaCl का निर्माण होता है, ये एक सॉल्ट है या फिर लवण है, और इसके साथ ही H2O का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एक अम्ल है और ये एक क्षार है। दोनों के अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अपन को सॉल्ट प्राप्त हो रहा है और सॉल्ट के साथ साथ वाटर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अपन को 5 टाइप पढ़ने थे, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब अपन आगे शुरू करने जा रहे हैं कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन अभिक्रियाओं के अपने दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सॉरी, यहाँ पे अपन को सिर्फ ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अपने दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है उसके बारे में पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे पहला दिया हुआ है कोरोशन, मतलब संक्षारण। अपन हिंदी में इसे संक्षारण कहते हैं। और दूसरा दिया हुआ है रेनसिडिटी यानी बासीपन। तो अब आप ये दोनों संक्षारण और बासीपन से परिचित होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अपने चारों ओर जो जैसे कि लोहा है तो वो संक्षारित होकर क्षयित हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है। और बासीपन का उदाहरण अपन भोजन या फिर कोई तेलीय पदार्थ है उसका ले सकते हैं। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं कोरोशन यानी कि संक्षारण। संक्षारण सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि संक्षारण होता क्या है। तो कोई भी पदार्थ है, यदि वो बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी दूसरे घटक के साथ क्रिया करके संक्षारित हो रहा है, तो उसे अपन संक्षारण कहते हैं। मतलब जैसे अपन लोहे का उदाहरण लें, अपन लोहा नया लाते हैं तो वो एक शाइनी लगता है, मतलब वो चमकता हुआ दिखता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद अपन यदि उस लोहे को अपन नमीयुक्त वातावरण में रखते हैं तो उस पर जंग लग जाता है।
तो इस प्रक्रिया को अपन कोरोशन या फिर संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी न्यू व्हेन न्यू, जब ये नया होता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है, बट गेट कोटेड विथ ए रेडियस ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। यदि अपन इसको कुछ समय के लिए बाहर नमयुक्त वातावरण में रखते हैं तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर मतलब भूरे रंग का पदार्थ युक्त एक उस पर परत चढ़ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रक्रिया को अपन लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और इसी प्रकार कोई कुछ दूसरी धातुएं भी है जो कि इसी मैनर में या इसी प्रकार उस पर भी जंग लग जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो कॉपर है या फिर चांदी है, सिल्वर है, उस पर भी जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे कॉपर या फिर सिल्वर को अपन या लोहे को मॉइस्चर यानी कि नमी युक्त वातावरण में या फिर उसका एसिड से अटैक करवा दें तो वो कोरोड हो जाती है और इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को अपन कोरोशन कहते हैं यानी कि संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण के द्वारा जो धातुएं हैं जैसे कॉपर है वो ग्रीन, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की एक परत चढ़ जाती है, जबकि जो चांदी होती है उस पर एक ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है। और ये जो संक्षारण की प्रक्रिया है इसके द्वारा धातुओं का क्षय हो जाता है, वो मतलब वो अपक्षयित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो लोहे पर जंग लगना है वो एक बहुत ही सीरियस समस्या है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रेनसिडिटी यानी कि बासीपन। आपने देखा होगा कि कभी कभार अपन क्या करते हैं, जैसे अभी जो चल रहा है बरसात का मौसम, इस मौसम में अपन देखते हैं कि यदि रात को अपन भोजन छोड़ देते हैं खुला, जैसे रोटियां वगैरह है, तो उसको अपन जब सुबह देखते हैं तो उसमें से थोड़ी सी एक स्मेल सी आने लगती है, यानी बदबू आने लगती है कि स्मेल में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको अपन रेनसिडिटी या फिर बासीपन कहते हैं। और ये जो बासीपन की प्रक्रिया है ये सबसे ज़्यादा जो तेलीय पदार्थ है उनमें होती है, तेलीय या फिर वसायुक्त पदार्थ होते हैं। क्योंकि ये जो वसायुक्त या फिर तेलीय पदार्थ है या फिर जो भोजन है वो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ऑक्सीकृत होने के बाद उनकी जो गंध है और उनका जो टेस्ट है उसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी कि when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change। मतलब जब वसा और ऑयल युक्त भोजन होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है तो वो बासी हो जाता है और उसकी जो स्मेल और टेस्ट है या स्वाद और उसकी जो सुगंध है या फिर अपन उसको सुगंध बोल सकते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ज़्यादातर जो तेलीय और वसायुक्त पदार्थ होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो पदार्थ होते हैं उनको मिलाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो वो तेलीय और वसायुक्त पदार्थ है वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाते और उसकी स्मेल और टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर होता है थोड़ा बहुत होता है जो कि इतना हार्मफुल नहीं होता है। अब आपने देखा होगा कि जो चिप्स होती है उनमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है वो उस चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है या फिर अपन में उसको वो चिप्स वाले जो बैग्स होते हैं या फिर अपन उसको थैलियाँ बोल सकते हैं, उसमें चिप्स को भरते समय उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भी साथ में भरने के बाद पैक करते हैं ताकि जो ये
तेल युक्त चिप्स है वो ऑक्सीकृत ना हो पाए। तो अब अपना यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो फर्स्ट चैप्टर था वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो अब अपन आगे शुरू करेंगे। अब अपन इसके बाद शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। तब तक के लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ के क्लासेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।